हम ऐश को चैंपियन ऐश को कितने सालों से देखते आ रहे हैं और थ्रू आउट दी जर्नी उसने क्या क्या किया, क्या अचीवमेंट्स हासिल की, उसकी जर्नी स्टार्ट होने से पहले की स्टोरी और सबसे इम्पोर्टेंट हम ऐश की फैमिली के बारे में और पोकेमॉन वर्ल्ड के बारे में भी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जानेंगे। सबसे पहले ऐश की फैमिली से रिलेटेड कुछ अननोन फैक्ट जानते हैं, जिसमें सबसे पहले ऐश की फादर की बात करें तो एक क्रिएटर ने मेंशन किया है ऐश के फादर बहुत दूर कहीं ट्रैवल कर रहे हैं। ऐश की मॉम डेलिया उनसे पैलेट टाउन में प्रोफेसर ओक के किसी रिसर्च के दौरान मिली थी। ऐश के मॉम को बचपन में पोकेमॉन के बारे में जानना बहुत ही पसंद था। जब ऐश की मॉम और ऐश के फादर मिले तब डेलिया 18 साल की थी और मिलते ही उन्हें वो हो गया, अरे समझ जाओ मैं घर में रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, वो शब्द यूज नहीं कर सकता। आई लव यू एट फर्स्ट साइट। जैसे सेम ईयर में उन्होंने शादी कर ली और अगले साल उन्हें ऐश पैदा हुआ। हालांकि ऐश के जन्म के कुछ समय बाद ऐश के फादर उनके फादर के साथ कहीं चले गए। ऐश के फादर का मेंशन आपको पोकेमॉन के एपिसोड 2 और पोकेमॉन की मूवी 20 में डेलिया के द्वारा मिल जाएगा और पोकेमॉन की मूवी 23 में ऐश ने खुद अपने फादर का मेंशन किया था। ऐश के फादर के जाने के बाद डेलिया को कई मैरिज के लिए प्रपोजल आए थे। कुछ थ्योरीज ये भी कहती है इन प्रपोजल में से एक प्रपोजल जियोनी ने भी किया था। हालांकि ऐश के मॉम ने सबको रिजेक्ट कर दिया क्योंकि वो ऐश के फादर को डिवोर्स नहीं देना चाहती थी। ताकेशी सीडो ने ये भी बताया ऐश के जन्म के बाद ऐश की मैटरनल ग्रैंडमदर यानी कि ऐश की मम्मी की मम्मी एक बीमारी की वजह से टपक जाती है वो ठीक नहीं रहेगा। संस्कृत में बोलो तो ऐश के नानी ने अपना देह त्याग दिया। ये ठीक है एडिटर, टपकने वाली लाइन काट देना। ताकेशी सीडो ने यह भी बताया ऐश को बचपन से बाकी बच्चे और कुछ लोग भी बुली करते थे। अगर स्कूल में उसे कोई बुली करे तो वो टीचर को उनकी कंप्लेंट करता था और कोई दूसरा उसे बाहर बुली करे तो वो उनके फादर को बताता था। लेकिन फादर या फिर टीचर कोई भी ऐश को काइंड ऑफ जस्टिस नहीं देते थे, वो करते तो सिर्फ इग्नोर। इसलिए ऐश को इस दुनिया से बहुत डर लगता था। लेकिन सिर्फ पोकेमॉन ही थे जिन्हें वो हमेशा दोस्त बनाना चाहता था। ये जो बुली वाला इंसिडेंट ऐश के साथ हुआ वो सिर्फ ऐश को अपने 3 साल की उम्र से सुनना पड़ा था। और सो यहाँ पे एक गैरी का भी मेंशन है। ताकेशी सीडो ने गैरी के बारे में ये लिखा है कि जहाँ पे ऐश पैलेट टाउन के प्राइमरी स्कूल में जाया करता था तो गैरी दूसरे बड़े शहर के एलिमेंट्री स्कूल में जाया करता था। और वो इसलिए क्योंकि गैरी एक बड़े फैमिली से बिलोंग करता है और एक छोटे प्राइमरी स्कूल जाने में अच्छा फील नहीं करता था। मतलब भाई के अंदर एटीट्यूड बचपन से है। बचपन में गैरी ऐश के बारे में ये सोचता था कि ऐश की फैमिली में ऐश की फादर और ग्रैंडफादर दोनों फेलियर से, तो ऐश भी एक फेलियर ही होगा। इसलिए आपने सीजन 1 के कई एपिसोड में गैरी को ऐश को ये कहते हुए सुना ही होगा, ऐश तुम लूजर हो। हाँ, लेकिन दोनों में जितनी दुश्मनी है उतनी दोस्ती भी है। हालांकि समय के साथ ऐश ने खुद को साबित किया कि वो कितना स्ट्रॉन्ग है, जिसके बारे में हम आगे देखेंगे। और मुझे ऐश के बारे में रिसर्च करते करते ये बात पता चले कि ऐश बचपन में खुद को बोकू इस वर्ड से इंट्रोड्यूस करता था और कुछ सालों बाद वो खुद को और इस वर्ड से इंट्रोड्यूस करने लगा। चैप्टर एपिसोड देखते होगे तो आपको पता ही होगा। ऐश कहता है और सातोशी कांतो चिवानो मसाराटन काराकिताना कैसे वो ओबोनो पिकाचू योरोकचुना। जापानीज बोलने में एक अलग ही फील आती है। वेल, जब मैंने ओरे और बोकू इनका डिफरेंस जानने की कोशिश की तो एक बंदे ने मुझे बताया बोकू जनरली बच्चे यानी कि बॉयज खुद को रिफर करने के लिए यूज करते हैं और ओरे मैन यूज करते हैं खुद को रिफर करने के लिए। इसको लेके कुछ लोग ये भी कहेंगे ऐश तो सिर्फ 10 साल का बच्चा है तो वो खुद को क्या मर्द मैन समझता है क्या। वेल, देखा जाए तो पोकेमॉन वर्ल्ड में बहुत सी चीजें हमारे वर्ल्ड से बहुत ही अलग है। हमारे यहाँ 18 के होने के बाद हमें एडल्ट का टैग मिलता है, तो सेम टैग पोकेमॉन वर्ल्ड में 10 साल के होने का सबको मिलता है। इवन पोकेमॉन की दुनिया में उनकी खुद की एक लैंग्वेज भी है। सॉरी, एक नहीं 5। मुझे पहले लगता था कि ये जो भी वर्ड्स लिखे हैं ये जापानीज में लिखे हैं, बट द फैक्ट इज ये पोकेमॉन की लैंग्वेज है। सभी मास्टर 8 के मेंबर्स को जब इंट्रोड्यूस कराया जाता है तो उस वक्त ये जो नाम लिखे गए हैं वो लिखे हैं पोकेमॉन की मेन लैंग्वेज के अल्फाबेट से। सेकेंड और थर्ड लैंग्वेज के अल्फाबेट्स और डिस्क्रिप्शन कुछ ऐसे है, चाहो तो पॉज करके पढ़ सकते हो। हालांकि इनके एग्जाम्पल मुझे कहीं नहीं मिले। फोर्थ लैंग्वेज के अल्फाबेट्स कुछ इस तरह है, जिसके 2 एग्जाम्पल मुझे मिले। पहला एग्जाम्पल है मूवी 17 से और सेकेंड है सनम उनके एपिसोड 88 से। जहाँ पे फिफ्थ लैंग्वेज के अल्फाबेट कुछ इस तरह है, जिन्हें पोकेमॉन की मूवी 21, मूवी 22 और कई सनम के एपिसोड में दिखाया गया है। वैसे मैं आपको ये भी बता देता हूँ, सबसे पहले पोकेमॉन लैंग्वेज की ट्रेडिशन यूना रीजन के एपिसोड से दिखाना चालू किया था। पोकेमॉन की दुनिया
के बारे में हम जानने जाएंगे तो जानने के लिए और देखने के लिए बहुत कुछ है। फिर भी उसको साइड में रखते हुए ऐश की ओवरऑल जर्नी पे आते हैं, जिसमें सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ ऐश का बर्थडे कब आता है। अब देखो इसका कोई प्रॉपर आंसर तो नहीं है, लेकिन ताकाशी सोडो लिखे द्वारा बुक के अकॉर्डिंग सभी 4 ट्रेनर्स जो पहले एपिसोड में मेंशन किया जाता है, इंक्लूडिंग ऐश और गैरी और 2 अननोन ट्रेनर्स, उन्होंने 1 अप्रैल को ही अपना सफर शुरू किया था। तो इसके अकॉर्डिंग ऐश का बर्थडे 31 मार्च को ही ज्यादातर सेलिब्रेट किया जाता है। जब मैं आपको सभी ऐश से रिलेटेड मनाने वाले डेज बताता हूँ, मार्च 13 को सातोमी डे मनाया जाता है ऐश के इस वर्जन का। मार्च 14 को सातोशी डे मनाया जाता है। सबको पता होगा यह ऐश का जापानीज नेम है। जब जापानीज लैंग्वेज में 3 और 14 इनको एक साथ प्रोनाउंस किया जाएगा तो वो कुछ सातोशी जैसा साउंड करेगा। जब मार्च 15 को सातोको डे मनाया जाता है, यानी कि ऐश का पहला क्रॉस डे। अभी जो बताया मार्च 31 को ऐश का बर्थडे मनाया जाता है। मई 22 को वेस्टर्न कंट्रीज में ऐश का अप्रिसिएशन डे मनाया जाता है। जहाँ सितंबर 15 को नेशनल ऐश केशम डे मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन ऐश ने अलोला लीग जीती थी। अक्टूबर 10 को जापानीज सातोशी अप्रिसिएशन डे मनाया जाता है। अब इस लिस्ट में और एक डे जल्दी ऐड हो जाएगा, शायद वर्ल्ड चैंपियन ऐश के नाम से। जहाँ ऐश के 2 अलग अलग अप्रिसिएशन डे की स्टोरी भी मैं आपको बताता हूँ। वेस्टर्न कंट्रीज के लोगों ने ये थ्योरी बनाई कि ताकेशी सोडो ने बताया कि ऐश अपनी जर्नी अपने 10th बर्थडे के 10th मंथ के 10 डे के बाद स्टार्ट की थी। तो पोकेमॉन 1 अप्रैल को शुरू हुआ था, तो कुछ थ्योरीज के और मैथ्स के अकॉर्डिंग ऐश के बर्थडे 22 मई को आएगा। जब जापान में वहाँ के लोगों ने सीधा 10 महीने और 10 दिन के बाद को, यानी कि अक्टूबर 10 को ऐश का बर्थडे घोषित कर दिया है। हालांकि पोकेमॉन कंपनी वालों ने अभी तक खुद से तो कभी ऐश की बर्थडे रिवील नहीं की है। अब हम ऐश के बारे में जाने रहे तो ऐश के घर के बारे में कुछ यूनिक फैक्ट्स जानते हैं, जिसमें जो पैलेट टाउन है वो कांटो के साउथ वेस्ट जगह पे लोकेटेड है, जो कि एक्चुअली में जापान के माशिरा टाउन पर बेस्ड है, जो एक्चुअली में पोकेमॉन के क्रिएटर सातोशी का होम टाउन है। जो जापानीज में इसका नाम मसारा टाउन है, जिसकी जापानीज ओरिजिन है मसारा यानी कि एकदम नया, या फिर माशिरो यानी कि प्योर व्हाइट, क्योंकि पूरे टाउन में सिर्फ व्हाइट कलर के हाउसेस है। पैलेट नेम भी कलर से रिलेटेड है। जब आपको मैं और एक फैक्ट बताता हूँ, कुछ 16 साल पहले पोकेमॉन एनिमे में उसका नाम मसारा टाउन नहीं बल्कि कुछ और था। मसारा नाम पड़ा मसारा ओकिडो के नाम से, जो कि प्रोफेसर ओक के ग्रैंडफादर है। जब मसारा ओकिडो तब के 10 ट्रेनर में से 921 के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेनर थे। इसमें मैं और एक एडिशन फैक्ट ऐड करना चाहूंगा। ऐश ने जब पोकेमॉन वर्ल्ड चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट किया था, तब 10,000 से ज्यादा लोगों ने तब पार्टिसिपेट किया था। जब एपिसोड 25 में ऐश कोरिना को हराने के बाद उसका रैंक 921 ही होता है। ऑब्वियसली पोकेमॉन वालों ने यहाँ पर मसारा ओकिडो का एक तरह से हिंट दिया है। प्रोफेसर ओक के फैमिली से रिलेटेड बात हुई तो आपको बता दूं, प्रोफेसर ओक के 2 भाई भी है। एक पोस्ट ऑफिस का चीफ है, दूसरा पैलेट टाउन का मेयर है। और ये बताया जाता है इन्हीं मेयर वाले दादाजी ने गैरी के लिए चीयर लीडर्स हायर की थी। जब पूरे पैलेट टाउन में ऐश के घर का नाम पैलेट हाउस से फेमस है, क्योंकि इसी घर में ऐश की मॉम एक रेस्टोरेंट चलाती है। कहीं कहीं तो ये भी मेंशन किया गया है ऐश की मॉम अपने घर के 2nd फ्लोर को किराए पे भी देती है। अब आते प्रॉपर ऐश के जर्नी पे, जिसमें पोकेमॉन एनिमे के पहले एपिसोड में हमें जो स्टोरी दिखाई जाती है उसकी पहले की भी एक डिटेल स्टोरी ताकेशी सोडो ने लिखी थी, जिसे उन्होंने पॉकेट मॉन्स्टर द एनिमेशन इस बुक में बताया है, जिसके बारे में मैंने इस वीडियो में आपको बताया था। चाहे तो इस वीडियो के बाद आप उसे फिर से देख सकते हो। सबको पता है एपिसोड की शुरुआत होती है ऐश को इंट्रोड्यूस करके, जिसमें आपको ये तो याद ही होगा जब ऐश की मॉम उसे सोने को कहती है तब वो लेट सोता है और सपने में जब पोकेमॉन चूज कर रहा होता है, जिसमें ऐश पोकेबॉल का क्लॉ तोड़ देता है। जिसे आप देखोगे तो उसमें कंप्लीट 4 बजे हैं। और जब जर्नीज के एपिसोड 1 में ये सीन रीएनिमेट करके दिखाया जाता है, तब भी उसमें 4 बज रहे होते हैं। आप सोच रहे होंगे अरे वाह क्या मस्त कंटिन्यूटी है, तब सही भी सोच रहे हो और गलत भी। इसी एपिसोड 1 में समर कैंप के लिए जब सब इकट्ठा होते हैं तो प्रोफेसर बोलते हैं एक बच्चा आने वाला है, लेकिन वो शायद लेट हो गया है। वेल तभी ऐश जब 6 साल का था तब का सीन दिखाया जाता है, जिसमें ऐश ने एक पोके क्लॉक को फोड़ा है और उसमें 7 बजे हैं। इसमें आपको एक फैक्ट बताता हूँ, ताकेशी सोडो ने बताया है ये पोकेबॉल जो है उसे ऐश की मॉम ने ऐश को उसके 10वें बर्थडे के दिन दिया था। तो 6 साल की उम्र वाले ऐश के पास वो कैसे आया? वेल अपन लॉजिक को गोली मारते हुए 10 साल वाले ऐश के पास आते हैं, जो कि जब लेट होता है और अपना पहला पोकेमॉन लेने जाता है, जिसमें ऐश की फर्स्ट चॉइस स्क्वार्टली होती है और यही चॉइस गैरी की भी होती है। और आगे के एपिसोड में जब ऐश बल्बासोर, चार्मेंडर और स्क्वार्टल इनको जब पकड़ता है, तब इनमें पहले ऐश स्क्वार्टल को ही पकड़ता है। अब देखो एक प्रोफेसर के पास हमेशा एक्स्ट्रा स्टार्टर पोकेमॉन होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जब आज प्रोफेसर सिकमोर से रॉकी को लेके जाता है, तो उसके अगले दिन ही
सेरेना भी अपना पहला पोकेमॉन लेने आती है तो वहाँ पे दूसरा एक फ्रॉकी होता है। तो सिमिलरली प्रोफेसर ओक के पास भी एक्स्ट्रा स्टार्टर्स होने चाहिए, लेकिन प्रोफेसर ओक ऐश को पिकाचू देते हैं। अब देखो इसके पीछे भी एक थ्योरी है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये थ्योरी पूरी तरह से सच है। जब मूवी 4 में जो सैम नाम का लड़का दिखाया जाता है वही बचपन के प्रोफेसर ओक है। इसके ऊपर आपने कई थ्योरी वीडियोस देखी होंगी, लेकिन मैं आपको मूवी में दिखाया गया ही सीन दिखाता हूँ। जैसे इस मूवी के जापानीज वर्जन के आप एंड क्रेडिट सीन देखोगे तो आपको दिखेगा प्रोफेसर ओक एक किताब ढूंढ रहे थे और वही दूसरी तरफ एक्सीडेंटली ट्रेसी को एक किताब मिलती है, जिसे देख के आप समझ जाओगे ये सैम की किताब है। अब देखो जापानीज मूवी में सैम का नाम युकिनारी होता है और प्रोफेसर ओक का जापानीज नेम है युकिनारी ओकिडो। अब समझ में आया गंगाधारी शक्तिमान है। प्रोफेसर ओक ने बचपन में जान लिया था पिकाचू ऐश का फर्स्ट पोकेमॉन है और उनमें बहुत बनती है, इसलिए बड़े होके प्रोफेसर ओक ने ऐश के लिए पिकाचू ढूंढा। अब उन्हें वो कैसे मिला इसकी स्टोरी तो नहीं बताई गई है। ऐश को पिकाचू तो मिल गया, लेकिन आपको पता होगा उनमें कभी पहले बने नहीं, लेकिन एपिसोड के एंड आते आते उनमें वो गहरा बॉन्ड बन जाता है। जो एपिसोड के एंड में ऐश और पिकाचू को वो दिखता है जो कि असल में जोटो का गॉड पोकेमॉन है। अपेरेंटली तब गोल्डन कलर में दिखाया गया था, पर इसका रीजन तो कोई बताया नहीं गया, लेकिन मेरे हिसाब से शायद क्रिएटर्स ने ओ का तब तक प्रॉपर कलर डिजाइन नहीं बनाया होगा। वैसे सीनों तक ऐश ने ओ को मोस्ट ऑफ द टाइम उसके जर्नी के स्टार्टिंग में देखा है, जहाँ पे ओ की पॉकेट्स एंट्री ये कहते हैं कि जो भी ओ को देखता है उससे हमेशा खुशी मिलेगी। पता नहीं ऐश में अप्लाई होता है या फिर नहीं, हो या ना हो टापू कोको ने ऐश की जीत के लिए प्रे किया है तो पक्का जीत जाएगा। ऐश की जो ओवरऑल फर्स्ट बिगिनिंग सीरीज में पर्सनालिटी दिखाई गई है वो कुछ ऐसी है जिसमें पहले दिन से जब ऐश ने सफर शुरू किया तब ऐश को दिखाया गया है वो कितना पोकेमॉन से प्यार करता है। इस सीरीज का ऐश चाहता था वो अपने राइवल से यानी कि गैरी से ज्यादा पोकेमॉन पकड़े। एवं ऐश ने पहले एपिसोड में कहा था वो इस दुनिया के सारे पोकेमॉन पकड़ेगा। आज तक ऐश ने सिर्फ जितने पोकेमॉन है उनके 10% पोकेमॉन पकड़े हैं एज ऑफ Gen 8। जो आगे के एपिसोड में से फोरशैडो करते हुए कुछ ऐसा दिखाया गया है जिसमें ऐश गैरी को कहता है ज्यादा पोकेमॉन पकड़ना इम्पोर्टेंट नहीं है, जिन्हें तुम पकड़ रहे हो उन्हें तुम्हें हमेशा टाइम देना चाहिए और उन्हें अपना दोस्त बनाए रखना चाहिए और इसी से पोकेमॉन स्ट्रॉन्ग बनते हैं। वेल ऐश तुमने खुशी खुशी अपने बहुत से पोकेमॉन को रिलीज किया है और बहुत से पोकेमॉन लाइन में पड़े सड़ रहे हैं, कब दोगे उनको टाइम? अच्छा है ऐश ने 900 पोकेमॉन नहीं पकड़े। बिगनिंग सीरीज के ऐश को ज्यादातर फनी दिखाने की कोशिश की है और वही दूसरी तरफ अब ये भी कह सकते हो थोड़ा सा डम भी। इस सीरीज के ऐश ने ऐसे कई डिसीजंस लिए हैं जो डम कहलाते हैं। पहले तो ऐश अकेले ट्रैवल करना चाहता था, लेकिन मिस्टर ब्रॉक के साथ ट्रैवल करने के बाद ऐश का ओपिनियन बदला और सच कहो तो इन्होंने ही ऐश की फर्स्ट सीरीज में सबसे ज्यादा हेल्प की है। इस बिगनिंग सीरीज में ऐश ने 3 अचीवमेंट्स हासिल की। पहली P1 ग्रैंड फॉक्स, हाँ, जिसमें फाइटिंग टाइप पोकेमॉन की रिंग मैच थी और इसी में ऐश ने अपने प्राइम को यूज किया था और आखिर में रिलीज भी। इस सीरीज में ऐश की सेकंड अचीवमेंट है बिग पी पोकेमॉन रेस, जिसमें ऐश ने उसके पोनीटा या फिर को रैपिडेश के साथ मिलके ये रेस जीती थी। और आखिरी अचीवमेंट है ऑरेंज लीग विनर। अब देखो गोल्ड और सिल्वर की यानी कि जोटो की बात करें तो इसमें ऐश को थोड़ा डेवलप दिखाया गया है, जिसमें ऐश सोचता है वो अपने उन्हीं पोकेमॉन को ट्रेन करेगा जिन्हें वो अभी ओन करता है और वो ज्यादा पोकेमॉन पकड़ने पर फोकस नहीं करेगा, क्यों करे पोकेमॉन खुद उसके पास आते हैं। ये वही सीरीज है जिसमें ऐश ने पहली और आखिरी बार अपने लंगोटी राइवल को हरा दिया यानी कि गैरी को, जिसमें हमें ये भी पता चलता है उनकी राइवलरी किस वजह से शुरू हुई थी। वैसे गैरी ऐश को बचपन से लूजर या फिर कुछ ज्यादा भोला मानता था, वैसे ऐश अभी भी भोला है और गैरी लेटेस्ट एपिसोड में भी ऐश को कहता है तुम अभी भी भोले हो। ऑनेस्टली मैं सभी को एक फैक्ट भी बताता हूँ, ऐश वर्सेस गैरी की जब बैटल मैंने टीवी पे देखी तब मुझे लगा था ये बैटल पोकेमॉन का लास्ट एपिसोड होगा, इसको लेके मुझे बहुत लोग जज करेंगे। वेल तुम्हें बता दूं तब मुझे इंटरनेट के बारे में इतना कुछ पता नहीं था, जो भी टीवी पे एपिसोड आते थे सिर्फ वही देखता था। हुइन ऐश पे आए तो इसने अपने विचार बदल दिए थे। जैसे पहले जोटो में ऐश ने सोचा था वो अपने पुराने पोकेमॉन के साथ रह के ही उन्हें ट्रेन करेगा, तो हुइन में आने से पहले वो अपने पुराने पोकेमॉन को नहीं लाता, सिर्फ पिकाचू के साथ ही वो सफर करता है। अब इसका रीजन भी मैंने इसी वीडियो में आपको बताया था, फिर भी यहाँ पे आपको बता देता हूँ। ऐश इसलिए जोटो के बाद हर रीजन में अपने पुराने पोकेमॉन को नहीं लाता था, क्योंकि हर रीजन के स्टार्टिंग में उसे वही फीलिंग मिले जब उसने पिकाचू के साथ पहले सफर शुरू किया था। इस सीरीज में ऐश पहले से ज्यादा मैच्योर बन गया था और एक नए ट्रेनर का मेंटर भी, यानी कि ऐश मैं के लिए एक तरह का मेंटर बन गया था और उससे ही वो कई बार इंस्पायर भी हुई थी, जैसे ऐश ब्रॉक से बहुत बार इंस्पायर हुआ था। इस सीरीज में ऐश ने अपने बहुत से पोकेमॉन के साथ ट्रेनिंग बैटल की है कंपेयर टू फर्स्ट 2 सीरीज। जहाँ तक मुझे याद है इस सीरीज में और अलोला में ही ऐश ने अपने पोकेमॉन के साथ ज्यादा ट्रेनिंग बैटल की है। इस सीरीज के जर्नी
जर्नी के दौरान ऐश ने एक बात ज्यादा सीखी, उसे अपने गुस्से और कॉन्फिडेंस को फिक्स करने की जरूरत है और सीरीज में इसे खुल के भी दिखाया गया है, स्पेशली तब जब बात पोकेमॉन और जिम बैटल्स की हो, क्योंकि तब उसके साथ ब्रॉक तो था लेकिन मिस्टी नहीं, क्योंकि मिस्टी थी जो ऐश को इन दोनों सिचुएशन में नॉर्मल रहने को कहती थी और उसे मोटिवेट करती थी। इस बात से तुम एग्री करते हो क्या? बताओ मुझे कमेंट्स में। इस होने वाली सीरीज में ऐश ने 2 कंपटीशन में जीत हासिल की थी, एक तो पोके रिंगर जिसमें ऐश का टेलो स्वेलो में इवॉल्व हुआ था और दूसरा अनऑफिशियल कोऑर्डिनेटर कंपटीशन जिसमें ऐश ने मे के साथ टाई की थी। अब देखो सीनों पे आए तो ये ऑलमोस्ट हर किसी न किसी पोकेफॉइंट का फेवरेट रीजन है या फिर फेवरेट सीरीज होगी। आफ्टर ऑल इस रीजन में ऐश के पास स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन है और एक स्ट्रॉन्गेस्ट राइवल भी, जो कि मेरा नंबर 1 फेवरेट राइवल है, जो कि है पॉल। पॉल मुझे इतना पसंद है कि मैंने उसकी पर्सनालिटी एडप्ट करने की कोशिश की थी। वो अलग बात है, मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूंगा। सिनो ऐश की एक फेमस बात है, उस ऐश ने सबसे ज्यादा इम्प्रोवाइज मूव्स तैयार किए हैं, जिसमें मेरा फेवरेट तो काउंटर शील्ड है, जिसे आने वाले एपिसोड में ऐश पॉल के अगेंस्ट फिर से यूज करने वाला है। और दूसरा मेरा फेवरेट है आइस एक्वा जेट, जिसे कौन ही भूल सकता है। जवोई पे बात करें यूनो की, खैर छोड़ो, इसके ऊपर क्या ही बात करना। सबसे हेटेड रीजन है सभी फैंस का। इसी से रिलेटेड मैं आपको सिर्फ एक फैक्ट बता देता हूँ। पोकेमॉन का सबसे पहले जो मैंने एपिसोड देखा था वो था ब्लैक एंड व्हाइट का एपिसोड 1। मेरी पोकेमॉन की देखने की जर्नी यूनो से ही शुरू हुई थी। तब ये सीजन कार्टून नेटवर्क पर नया नया आया था, शायद 2013 या फिर 2014 में। आप बताओ कमेंट्स में आपने कौन सा पोकेमॉन का एपिसोड सबसे पहले देखा था। अब बात करते हैं मोस्ट ऑफ द फैन फेवरेट रीजन या फिर कोई सीरीज कालोस XY। इसमें कोई डाउट नहीं कि पोकेमॉन एनिमे में सबसे ज्यादा मैच्योर एज जो दिखाई गया है वो XY की सीरीज में दिखाई गया है। ऐसा सभी फैंस को लगता है, कोई ये नहीं पूछेगा मुझे क्या लगता है। इसके ऊपर नो कमेंट्स। कोई सी भी सीरीज में ऐश कितना भी स्ट्रॉन्ग दिखाया हो या फिर ना दिखाया गया हो, लेकिन हर एक सीरीज में ऐश में एक बात कॉमन दिखाई गई है जिसे तुम कभी डिनाई नहीं कर सकते। बैटल को लेके या फिर पोकेमॉन को लेके या फिर खाने को लेके ऐश को चाइल्डिश दिखाया गया है। इस बात को लेके मिस्टर और आयरिस ही ऐसे है जिन्होंने ऐश को चाइल्डिश कहा है। यार तुम्हें कभी ये नहीं लगा कि इस सीरीज में ऐश को कुछ ज्यादा और पावर दिखाया गया है, इतना कि उसे जीत का नशा हो गया था और एक दो हार से ही वो अपनी पर्सनैलिटी खो देता है। वो अलग बात है, वो वापस नॉर्मल हो गया था। सबसे ज्यादा ताकतवर होना भी एक श्राप से कम नहीं है, ऐसा खुद लियोन ने भी कहा है। अलोला के ऐश पे आए तो इसे यूनो के पास कुछ फैंस के द्वारा बहुत हेट मिला है। ऑब्वियसली अलोला के ऐश को XY के ऐश के कंपेयर में ज्यादा चाइल्डिश बनाया है, नॉट इन टर्म्स ऑफ मेंटली बट ऑल्सो इन फिजिकली। सबसे ज्यादा हेट तो इसके एनिमेशन स्टाइल को किया गया है, लेकिन बिलीव मी जो स्टोरी ऐश के अलोला में दिखाई गई है वो वन ऑफ द बेस्ट है या फिर कुछ सबसे ज्यादा बेस्ट है। तुम एग्री करो या न करो, इस सीरीज में ऐश के पास एक खुद का लेजेंडरी है और कभी ना फेल होने वाला एक मूव। इसी सीरीज में ऐश पहली बार एक लीग जीता और एक रीजन का चैंपियन भी बन गया, अलोला चैंपियन। अब देखो इसके आगे की जो सीरीज आई थी, आई मीन जो अभी भी चल रही है, उसमें सबका पोकेमॉन कंपनी से एक ही सवाल था, ऐश को अलोला चैंपियन कब दिखाएंगे, जिसमें एपिसोड 76 में गो के सामने इसका मेंशन हुआ। और अब रिसेंट एपिसोड में जब ऐश अलोला गया था, उसमें तो सभी लोग उसे चैंपियन चैंपियन ये कह के चेयर कर रहे थे। लोग ऐश को कहते हैं तुम अलोला को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तुम्हें जीतना होगा मास्टर टूर्नामेंट में। और फाइनली ऐश को रियलाइज होता है वो है अलोला का चैंपियन। जिसमें खास बात यह है कि पोकेमॉन वर्ल्ड चैंपियनशिप में ऐश को फाइनली नुस्टारो कांटो इस नाम से नहीं बल्कि अलोला चैंपियन इस नाम से इंट्रोड्यूस किया जाने वाला है। हालांकि कुछ समय बाद ऐश को इंट्रोड्यूस किया जाएगा एज ए वर्ल्ड चैंपियन, जो कि ऑब्वियसली वो बनने वाला है, जिसका आर्ट आप ये देख सकते हो, जिसमें ऐश ने लियोन की कैप पहनी है। वैसे मैं ऐश के वर्ल्ड चैंपियन बनने से ज्यादा इस बात को जानने के लिए एक्साइटेड हूँ जेन 9 में ऐश क्या करेगा, अपने वर्ल्ड चैंपियन के स्टेटस को संभालेगा या फिर जैसे उसने वर्ल्ड चैंपियनशिप बनने से पहले ये कहा था कि वर्ल्ड चैंपियन बनना उसका सिर्फ एक स्टेप है, तो बाकी के स्टेप उसके दिखाए जाएंगे क्या। चलो जाते जाते मैं आपको एक फैक्ट बता देता हूँ। ऐश की ये जो हैट है उसमें एक हिडन डिटेल है, ये जो ग्रीन सिंबल है वो अर्थ यानी कि वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करता है और सी चैंपियन को, और ये जिसकी हैट है उसका नाम जोड़ा जाए तो वो होगा वर्ल्ड चैंपियन सातोशी।